हम उम्र नहीं है, मुझसे 4-5 वर्ष बड़ी हैं, किंतु उम्र का ये अंतराल कुछ भी मायने नहीं रखता। ये मुझे कभी बहन, कभी भाभी, कभी सहेली सी लगती हैं। हम दोनों में खूब अच्छी पटती रही है। जब से चाचा की मौत हुई है, वह पत्थर बन गई हैं। हर समय अपनी किस्मत को कोसती रहती हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है, लेकिन घर में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अधिक दिन तक सामान्य नहीं रह पाती। यह कहना अधिक सही होगा कि दादी उन्हें सहज नहीं रहने देती। वह चाचा की मौत के लिए चाची को ही जिम्मेदार ठहराती हैं। उनके हिसाब से चाची के पांव इस घर के लिए शुभ नहीं है, वह मनहूस है। पापा और छोटे चाचा दादी को उनके इस व्यवहार के लिए कई बार समझा चुके हैं कि माँ, ये शुभ अशुभ कुछ नहीं होता। तुम्हारा बेटा बस इतनी ही उम्र दिखाकर लाया था, इसमें बेचारी बहू का क्या दोष है? तुम्हारे दुख से उसका दुख कहीं विशाल है। उसे संभालो, सांत्वना दो, उसका मनोबल बढ़ाओ माँ, उसकी जिजी विशा को कम मत करो। पापा ने तो एक बार यहाँ तक कह दिया था कि राहुल तो प्रेम विवाह करना चाहता था, किंतु लड़की मंगली है, शादी नहीं हो सकती। कहकर तुमने उसका दिल तोड़ दिया था और खाना पीना छोड़कर बैठ गई थी। लड़का अच्छा था, तुम्हारी जिद के सामने उसने हार मान ली थी। एक शादी तुम्हारी मर्जी से अच्छी तरह जन्म पत्री मिलाने के बाद हुई है, अब तुम किसी को दोष कैसे दे सकती हो? किंतु दादी कहाँ हथियार डालने वाली थी? भगवान जाने जो जन्म पत्री हमें दी गई थी और वास्तविक भी थी या नहीं। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि यहाँ भी हमें धोखा दिया गया था। पापा ज्यादा बहस नहीं कर पाए, खींच कर बोले, माँ, बहस में आपसे कोई नहीं जीत सकता, जो मन में आए करो। मैं सब सुनती रही थी और मन ही मन उबलती रही थी, किंतु कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाती थी। चाचा को अपनी इच्छा के विरुद्ध यह शादी करनी पड़ी थी, पर उनका उत्साह कहीं खो गया था। शायद इसीलिए कहीं वो हनीमून पर भी नहीं गए थे। चाची से उनका व्यवहार कैसा था यह मुझे नहीं पता। चाचा बैंक में थे। उनकी मौत के बाद बैंक में जब चाची की नौकरी रहने की बात उठी तो दादी ने कहा, बैंक में बात करके देखो, यह नौकरी मृतक की पत्नी की जगह उसके भाई को दी जा सकती है क्या? बसंत कब से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, किंतु सफलता नहीं मिल रही। इतने दिनों से खामोश चाची ने पहली बार मुंह खोला था, नहीं मम्मी जी, यह नौकरी तो मैं ही करूंगी, यह मेरे जीने का सहारा होगी। घर के आने सब सदस्यों ने भी चाची की हाँ में हाँ मिलाई थी। तब से दादी चाची से और अधिक नाराज रहने लगी थी। आज भी जरूर कुछ हुआ है। मुझे घर से मैं आए इतनी देर हो चुकी है, परंतु चाची का कहीं पता नहीं है। जरूर वो अपने कमरे में बैठकर रो रही होगी। मेरा अनुमान सही निकला और कमरे में थी। उनकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। मुझे देखते ही अब मुझसे लिपट कर रोने लगी। दीपा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब जिया नहीं जाता। माँ बाप है नहीं, भाई भाभी मेरी शादी करके विदेश चले गए और मेरी दुख की घड़ी में भी वह नहीं आ पाए। जरूर उनकी कुछ मजबूरी रही होगी, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह मुझे प्यार नहीं करते। वैसे वह आकर भी क्या कर लेती। अपने दुख तो मुझे खुद ही सहन करने होंगे। बैंक की नौकरी भी मैं इसीलिए करना चाहती हूँ ताकि व्यस्त रह सकूं और किसी पर बोझ न बनूं। मैं घर में कुछ दिन और रही तो पागल हो जाऊंगी या कुछ कर बैठूंगी, लेकिन मम्मी जी तो मुझे रुलाने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। अब ज्यादा परेशान करेंगी तो मैं घर छोड़ दूंगी। मुझे दादी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वह अपने को समझती क्या है? ठीक है, ये मकान उन्हीं के नाम है। दादा भी बहुत पैसा छोड़ गए हैं, इसलिए वह किसी पर आश्रित नहीं है। इसका मतलब यह तो नहीं कि किसी को भी कुछ समझे ही नहीं। पिता नहीं, पता नहीं घर के अन्य सदस्य उनके सम्मानवश कुछ नहीं कह पाते या उनकी दौलत कहीं उन्हें विरोध सर ऊंचा करने से रोक रही है। किंतु मुझ पर उनका रौब कुछ ज्यादा नहीं चल पाता। उनसे बचने को मैंने एक ही तरीका अपना रखा है कि मैं उनके पास बैठती नहीं। पर आज मेरा मन उनसे झगड़ने को कर रहा था। मैं उठने को हुई तो मेरे हाव भाव देखकर चाची ने मुझे रोक लिया। पर आपको मेरी तरफ से मम्मी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी कसम। दूसरे दिन सुबह कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि दादी सामने आ गई। वह पूजा करके मंदिर से लौटी थी। मुझे देखते ही बोली, ठहर दीपा,
पूजा पाठ में तो तेरी रुचि है नहीं, प्रसाद तो ले ले। उन्होंने पूजा की थाली में से प्रसाद लेते हुए दादी से पूछा, दादी आप भगवान में विश्वास करती हैं? तो कैसा बेवकूफी का प्रश्न पूछ रही है दीपा, क्या तू रोज मुझे पूजा पाठ करते मंदिर जाते नहीं देखती? हाँ वो तो सब देखती हूँ, फिर भी पूछ रही हूँ। सुना है जीवन मृत्यु भगवान के हाथ में है, भगवान की इच्छा से के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। तूने बिल्कुल ठीक सुना है बिटिया, बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन दादी जीवन और मृत्यु तो अब पूरी तरह भगवान के हाथ में नहीं रहे। सही समय पर डॉक्टर की मदद मिल जाए तो कितने ही लोगों को नया जीवन मिल जाता है, और यदि कोई अपनी जान लेना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? नहीं बेटा, ये सब मानव का भ्रम है। सच पूछो तो उसके हाथ में कुछ नहीं है, बस परिस्थिति वैसी बन जाती है, इसको कितना जीना है सब पहले से निश्चित होता है। दादी आप तो बहुत ज्ञानी है, मुझे बस एक बात बताइए, जब जीवन मृत्यु पर मानव का वश नहीं है, फिर चाचा की मौत के लिए चाची को दोषी क्यों मानते? जिस ट्रक ने चाचा को टक्कर मारी थी वह चाची तो नहीं चला रही थी, पर चाची को अशुभ कहकर उनका तिरस्कार क्यों किया जाता है? चाची का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर एकदम से कठोरता के भाव आ गए। और इतनी लंबी चौड़ी भूमिका तू अपनी चाची के लिए बांध रही थी? बहू तेरी ये बेटी पढ़ लिख कर अब हमको भी पढ़ने लगी है, हटा ले इसे यहाँ से। दादी मुझे तो कॉलेज जाना है, गुस्सा छोड़कर बस एक बात, अपने कहे पर विचार करना कि यदि हम सब अपनी उम्र ऊपर से लिखा कर लाते हैं तब पति की मौत के लिए पत्नी को मनहूस क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों? वाह, आप समय सीमा के अंदर आपने कहानी का पाठ किया और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक कहानी आपकी हमें लगी। हालांकि इस पर समीक्षा देंगे हमारी अनीता रश्मि जी, संक्षिप्त में अपनी विचार प्रकट करेंगी। हालांकि आपकी तबीयत खराब है, इसके बावजूद आपने कहानी का पाठ किया हमारे अनुरोध पर, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं तो आप और आपकी आवाज़ से ही पता चल रहा था। हमारे अध्यक्ष महोदय कृपया इस कहानी पर संक्षिप्त टिप्पणी दें। पवित्रा जी की कहानी दो स्त्रियों के बीच अपनापे की कहानी है। यह केवल विधवा के त्रासदी की कहानी नहीं है, ये केवल स्त्री के द्वारा है स्त्री को नकारने और तकलीफ देने की कहानी नहीं है, बल्कि दो स्त्रियों के बीच अपनापे की भी कहानी है। और इसका सबसे अच्छा जो मुझे लगी अंत में इसके जो प्रश्नोत्तर थे दीपा और दादी के बीच, यह आंख खोलने वाला है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह कहानी केवल पुराने जमाने की है, आज भी। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने देखा है कि एक सैनिक की पत्नी, शायद गंभीर की पत्नी के हाथ में जब पैसे दिए गए तो किस तरह से विवाद खड़ा हुआ था। तो ये आज की भी कहानी है कि जब अनुकंपा के आधार पे किसी को दी जाती है, विधवा को खासकर नौकरी देने की बात होती है, तो घर वाले चाहते हैं कि उसे नहीं मिले बल्कि किसी अन्य परिजन को मिले। तो इस बात को भी रेखांकित करती है। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है कि हमारे समाज में अभी तक इतने दिनों के बाद तक देवी देवी कहकर पूजे जाने वाली स्त्री को भी मान्यताएं और वह सम्मान नहीं मिला जो इंसान को मिलना चाहिए। तो हृदय को छू लेने वाली है, जीवन का कटु सत्य है। बहुत ही अच्छी पठनीय कहानी, रोचक ढंग से प्रस्तुति। धन्यवाद। धन्यवाद हमारी अध्यक्ष महोदया अनीता रश्मि जी। बहुत गंभीरता से आप कहानी को आपने पूरे सप्ताह भी पढ़ा। अब आपने इनकी कहानी का आपने चयन भी किया था। बड़ा कठिन काम है। आपका यह सहयोग निश्चित तौर पर इन कथाकारों को आगे बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगी। अब हमारा अगला नाम है डॉक्टर अनुज प्रभात, जो हमारी संस्था के अभिन्न अंग है। अगर मंच पर हो तो कृपया आप अपनी एक लघु कथा के साथ उपस्थित हो। डॉक्टर अनुज प्रभात आजकल लघु कथा भी लिखने लगे हैं। डॉक्टर अनुज प्रभात जी। क्षमा चाहेंगे सर। अच्छा, आप श्रोता में आज रहेंगे? हाँ, मैं श्रोता के रूप में ही आज रहना चाहूँगा। चलिए, धन्यवाद। राजप्रिया रानी जी मंच पर हैं क्या उपस्थित? राजप्रिया रानी जी हैं क्या? नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। मीना कुमारी परिहार जी हैं? उपस्थित हूँ सर। चलिए, आपका नंबर आ गया है, आप अपने एक लघु कथा का पाठ कीजिए। जी, पावन मंच को नमन करती हूँ और
सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और रखती हूँ लघु कथा का पाठ करने जा रही हूँ। शीर्षक है झांसे में आना। आज सुबह से ही घर में मानो खुशियां बरस रही थी। निर्मला के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पति और बच्चे भी उनको खुश देखकर बोले, वाह, बढ़िया नाश्ता और मिठाइयाँ, मजे ही मजे हैं, खाए जाओ और मम्मी के गुण गाए जाओ। अरे भाग्यवान, बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। नहीं जी, मैं सरप्राइज रखी हूँ। अच्छा बताओ तो। कोई बात नहीं। निर्मला सरल और सहज स्वभाव की थी। अभी 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुई थी। साहित्य की ओर उनका रुझान काफी बढ़ चुका था। उन्होंने अपने साहित्यिक मित्र से पुस्तक कविता संग्रह प्रकाशित करने की इच्छा जाहिर की। मित्र ने फोन नंबर दे दिया। निर्मला ने प्रकाशक से बात कर पुस्तक भेजने का आग्रह किया, क्योंकि उसी दिन लोकार्पण समारोह का आयोजन होने वाला था। देखते ही देखते क्या हुआ आपका? देखते ही देखते नेट का प्रॉब्लम है सर। शाम हो चुकी थी। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और प्रकाशक ने पुस्तक अभी तक नहीं भेजा था। तो निर्मला फोन लगातार लगाती रही और फोन स्विच ऑफ बता रहा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय लोकमाता। ये तो ठीक है मीना कुमारी जी, हमको लगता है कई घटनाओं को, 2-3 घटनाओं को आपने एक जगह जोड़ दिया है। तो लघुकथा में किसी एक घटना को लेकर यदि प्रस्तुति दी जाए तभी सार्थक हो पाती है। देखते हैं अध्यक्ष महोदय इस पर क्या टिप्पणी देते हैं। घटना तो एक ही है सर। एक है, लेकिन 2-3 बार कहना कि वहाँ बुलाया, फिर उस संपादक से बात किया, उसके पहले आपने कहा। खैर मैं देखता हूँ, हम अध्यक्ष महोदय जी भी कहानी लोककथा सुनी है। लोककथा है कि लोक कहानी है कि क्या प्राणी, अध्यक्ष जी बोलेंगे। लेखकों के शोषण की बात हो सकती है या फिर परिस्थितियों की बात समझी जा सकती है, या पाठक को सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक समझी। और शुरुआत आपने जो की बहुत ही मजेदार ढंग से हंसते खेलते हुए, लेकिन जब अंत आई तो दिल को छूने तक पहुंचा दिया गया इस कथा को। बिल्कुल मेरा यही है। जी शुरुआत बहुत अच्छा मजेदार ढंग से जैसे हंसी खेल में चल रही, जैसे इसका शीर्षक लगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि शीर्षक झांसी में आना जो है, यहाँ आई कहाँ है वो, झांसे में तो आई ही नहीं। प्रकाशक के द्वारा झांसा लिख के छोड़ दीजिए, देखिए इसका असर और ज्यादा हो जाएगा। सिर्फ झांसा लिख देंगे। ओके। उसके बाद पाठक में झांसा हुआ या फिर परिस्थितियां ऐसी बनी की चीज नहीं पहुंच पाई, किताब नहीं पहुंच पाई। बस रजनी श्रीवास्तव अनंता जी हैं क्या मंच मेरा पर? उद्देश्य भी यही था जो आप बताइए, सेम वही। रजनी श्रीवास्तव अनंता जी हैं क्या मंच पर? रजनी श्रीवास्तव अनंता जी परेशान करके रखे हुए हैं हम लोगों को। रजनी श्रीवास्तव अनंता जी हैं क्या मंच पर? जी सर। हाँ चलिए, आपका नाम आ गया, आप आज जुड़ गई हैं, धन्यवाद आपको। बहुत दिनों से आप नहीं जुड़ पा रही थी। आप तो लोककथा इधर बहुत बेहतर लिख रही थी। आपको आमंत्रित हैं अपनी एक लोककथा के साथ। जी सर, मैं चाहूंगी कि मुझे सुझाव दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो, फिर भी मैं सुनाना चाहूंगी। नहीं, इसीलिए तो मंच पर हम लोग आमंत्रित करते हैं कि एक अध्यक्ष महोदय आज एक कहानी लोककथा दोनों के सशक्त हस्ताक्षर है। तो अनीता रश्मि जी इस पर बोलेंगी। जी, मेरी लघु कथा का शीर्षक है मनमानी। रात देखो ना, कहानी प्रतियोगिता में मेरी कहानी प्रथम आई है। ये देखो, ई सर्टिफिकेट भी मिला है, और पता है संस्था की तरफ से मुझे ट्रॉफी भी भेजी जाएगी। रोमा बहुत खुश होते हुए अपने पति राज को बताने लगी। राज ने एक उचटती सी नजर उसके मोबाइल में चमकते सर्टिफिकेट पर डाली और बेजारी से बोला, घर बार में तो मन लगता नहीं, जो मन में आए सो करो। मोबाइल रखकर वह चुपचाप रसोई की ओर बढ़ गई। छोटी सी कथा, लघु कथा, और
बताइए अनीता रश्मि जी, इस पर कैसी टिप्पणी है? दीजिए। मुझे लगता है अंत कुछ और तरह से अंत होता तो ज़्यादा बेहतर होता। पंच लाइन। पत्नी की प्रतिभा और व्यस्तता को केवल किचन तक ही, रसोई तक ही या घरेलू कामों तक ही समझने की जो प्रथा चली है शुरुआत से, वो बहुत जगह तो अब मान्यता मिल गई है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी नहीं मिली है। तो उस बात को रेखांकित करती है ये कथा। और मनमानी शब्द से उभर रहा है कि स्त्री के किसी कार्य को मनमानी ही माना जाता है। जी, यही मैंने सोचा था। जबकि वह स्वाभाविक है कि किचन के बाद ही जाती होगी। इसको थोड़ा सा और विस्तार दीजिए थोड़ी सी और, लेकिन ऐसे कविता आपकी कहानी अच्छी है। वो जो किचन में चली गई ना, ये लाइन सबसे अधिक छू रही है कि बस इतनी संतुष्ट रहेंगे वो। वही संतुष्ट रहते लोग अभी भी बहुत जगह पे, लेकिन बहुत जगह पे पीछे रह के लोग आगे भी बढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। तो बहुत ही अच्छा देखिए, आप प्रस्तुत करने से फ़ायदा हुआ ना कि आपको एक दिशा निर्देश भी मिली। सुधा पांडे जी मंच पर हैं क्या? अब 2-4 रचनाकार और हैं मुझे मैं लगता है। उपस्थित हूँ। सुधा पांडे जी, आप सादर मैं आमंत्रित हैं अपनी एक लघु कथा के साथ। मंच को नमन करती हूँ और मैं अपनी लघु कथा रखती हूँ। लघु कथा का शीर्षक है भविष्य। आर्या अभी अभी तो अपनी पढ़ाई समाप्त करके कंपटीशन की तैयारी कर रही है। मन में ठानी और स्लम के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठती है। एक अच्छे काम में अपना समय लगाना चाहती है। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहती है। बच्चों के साथ रहना मन को सुकून देता है। अच्छी बातें बच्चों को अपना अनुभव बताती है, सिखाती पढ़ाती है और बच्चों के साथ खेलती है, खुश रहती है। अपने 24 घंटे में 1-2 घंटे बच्चों को देती है और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। आर्या अपने ही तरह हर बच्चों को देखना चाहती है। अपने जीवन का कुछ हिस्सा बच्चों के साथ बांटती है, जीने के लिए अच्छे रास्ते बताती है, हमेशा किताबों के बीच रहती है, बच्चों को जन्मदिन में किताबें ही देती है। आर्या भविष्य कैसे? धन्यवाद। धन्यवाद सुधा पांडे जी। अब टिप्पणी देंगी हमारी अनीता रश्मि जी। थोड़ी सपाट सी लघु कथा लगी और जैसे उसके जीवन को खाली बताने की कोशिश की गई उस तरह से। लेकिन आपने जो कहा कि बच्चों को किताबें देती, इसको खूब अच्छा समाज शैली में इसको बनाने की कोशिश कीजिए तो बहुत ही अच्छी कथा बन जाएगी, क्योंकि विषय आपके बहुत अच्छे हैं। ये लग रहा है कि बच्चों को जैसे समय देती हैं स्त्रियां, उस पर खाली बस वर्णन कर दिया गया है। उसको आप संवाद और वर्णन शैली दोनों का प्रयोग करके एक नए ढंग से पुनर्लेखन करें। आप देखिए इसको एक नए ढंग से लिखिए। बिल्कुल। देखिए, बहुत गंभीरता से हमारी अध्यक्ष महोदय सुन रही हैं सबकी रचनाओं को। इतनी गंभीरता से कोई टिप्पणी बहुत कम लोग देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को। लास्ट में कि वो किताबें देती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज किताबों का महत्व बच्चों के मन से कम हो रहा है प्रिंट मीडिया कारण। तो इसको बढ़ाइए, लेकिन विषय बढ़िया है, लेकिन आप इसको एक बार पूरा आप इसका पुनर्लेखन करें। धन्यवाद सुधा पांडे जी। आप लोग कथा लिखने लगी है, कम है क्या? आप तो कविता लिखती थी, लेकिन आजकल आप सुधा पांडे जी आजकल लोक कथा पर भी हाथ लगाई हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोक कथाएँ लिख रही हैं। निर्मल कुमार डे जी भी इधर लगातार लोक कथाएँ लिख रहे हैं और कई इनकी अच्छी लोक कथाएँ सराही भी गई है कई पत्रिकाओं द्वारा। आज निर्मल कुमार डे जी अपनी एक और लोक कथा लेकर हमारे सामने आ रहे हैं। निर्मल कुमार डे जी। मंच को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मैं बड़ी देर से इंतजार किया, बड़ी देर तक, तब कहीं जुड़ पाया। खैर, जुड़ तो गए। मेरी लघु कथा का शीर्षक है व्यवस्था। एक कप चाय बना दूं मधु? ऑफिस से आकर नीरज ने कहा। तुम खुद बना लो प्लीज, दोपहर से ही सर दर्द से परेशान हूं। ओह,
चाय तो मुझसे बनेगी नहीं, कोई बात नहीं। नीरज मधु के सिरहाने बैठकर पत्नी का सर दबाने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मधु उठ बैठी और किचन में चली गई। तुम्हारी व्यवस्था को मैं ही समझ सकती हूँ। अपने स्नेहित व्यवहार से तुमने मुझे जीत लिया है नीरज। मधु बुदबुदा रही थी। धन्यवाद। धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी, आप बहुत कम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। अनीता रश्मि जी इस पर टिप्पणी देंगी। आज के पति पत्नी के बीच जो सौहार्द है, बहुत जगहों पे है, बहुत जगहों पे एकदम रिश्ते टूटने की बात है, तोड़ने की, उसको आपने रेखांकित करने की कोशिश की है कि अब बहुत सारे पति ऐसे हैं जो समझते हैं। तो लेकिन शीर्षक हम अंदर भी व्यवस्था भी डाले और फिर ऊपर भी डाले, इतने कम शब्द जब मेरे पास हैं, तो क्या जरूरत है दो जगह व्यवस्था डालने की? हम क्यों नहीं इस ढंग से लिखें कि शीर्षक जो मैच कर जाए तो और प्रभावी हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लघु कथा में तो एक एक शब्द का बड़ा महत्व होता है, चाहे वो शीर्षक हो चाहे उसका अंत हो। लंबी रहती तो थोड़ा चल भी जाता, क्योंकि शीर्षक तो लोग लाते भी हैं, लेकिन अगर इतनी छोटी है तो दो जगहों पे कुछ और व्यवस्था की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हुई। लघु कथा से आय की व्यवस्था उभर रही है। जी जी जी, धन्यवाद निर्मल कुमार डे जी। धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव जी, बहुत अच्छा धन्यवाद आप दोनों को। और अब दो तीन ही रचनाकार बचे हैं, 2-4 लाख। मुझे लगता है अपने समय पर हम समाप्त कर लेंगे, 5-10 मिनट आगे जाएगा। तो हमारे मंच पर सपना चंद्रा जी उपस्थित थी, अभी हैं कि नहीं? सपना चंद्रा जी, सपना चंद्रा जी लघु कथा और कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर है। सपना चंद्रा जी से निवेदन है अपनी एक लघु कथा लेकर हमारे सामने आए। नहीं है क्या? नहीं है। राजप्रिया रानी जी आ गए हैं क्या कि नहीं है मंच पर? मैं बहुत देर से उपस्थित थी। मैं आपको 4 बार बुला चुका हूँ। चलिए, समय पर आप आ गए, अब समापन की ओर थे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी एक लोककथा के साथ उपस्थित हो। आप तो कहानी भी लिख रही हैं, लोककथा भी लिख रही हैं, अच्छी बात है। तो आप एक लोककथा लेकर आइए। आज हमारी अध्यक्ष महोदय आपकी लोककथाओं का मूल्यांकन करेंगी। राजप्रिया रानी जी। जी सर, मंच को मैं सादर नमन करती हूँ और इसी के साथ अपनी एक लघुकथा भी पढ़ती हूँ जिसका शीर्षक है एक मिनट से, इसका शीर्षक है गंगा जमुनी तहजीब का जल। गंगा जमुनी तहजीब का जल। बहुत बढ़िया शीर्षक है। प्रयागराज जाने वाली सारी ट्रेनें श्रद्धालुओं से खचाखच भरी हुई थी। एक पैर भी रखने की जगह नहीं थी। इसी बीच एक भिखारन ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामी ही मिल रही थी। अरे माई, कहाँ घुसी जा रही हो? इस भीड़ में कोई खाली जगह नजर आ रहा है क्या तेरे लिए? कड़कते हुए एक व्यक्ति बोला। भिखारन बात को अनसुना कर आखिरकार बोगी में चढ़ ही गई। भीड़ हिलने तक का मौका नहीं दे रही थी। अचानक इसी भीड़ में चोट लगने की वजह से भिखारन के मुंह से निकल गया, अल्लाह! ये लगता है मुस्लिम भिखारन है। हमारी बोगी में सभी संगम से लौटने वाले लोग हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाया। हाँ, पत्नी जवाब वहां रखे एक बक्से पर बैठ गई। दूसरे व्यक्ति का निर्मल सर, आपका माइक ऑन है। नीचे रखने लगी। निर्मल जी, अपना माइक को जरा बंद कर लीजिए। निर्मल कुमार डे जी। हाँ, राजप्रिया जी, आप दो शब्द पहले से पढ़िए, 2 लाइन। हाँ, अब इन्हें कौन समझाए? पत्नी 2 टूक जवाब देती हुई बोली। तभी बुढ़िया वहां रखे एक बक्से पर बैठ गई जो किसी दूसरे व्यक्ति का था और अपनी झोली सीट के नीचे रखने लगी। कहाँ घुसा रही हो अपनी झोली? कहाँ जाना है तुझे? एक व्यक्ति की गर्जन सुन बुढ़िया सहमते हुए बोली। अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे भैया।
ठीक है, लेकिन अपनी झोली इधर उधर मत घुसाओ। त्रिवेणी जल की शीशी रखी है। उसकी पत्नी धीमे लहजे से उसे सतर्क की। ठीक है, आपका जल थोड़ा अंदर कर देते हैं। बुढ़िया भी बड़ी विनम्रता के साथ शीशी पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया से बुढ़िया सहम गई। उसने सोचा शायद शीशी गिरने का डर उन्हें सता रहा है। वो उठकर अंदर हाथ डालते हुए शीशी उठाई और उसे बक्से पर सुरक्षित रख दी। यह देख दोनों व्यक्ति आग बबूला होते हुए बरस पड़े। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? क्या सोच के शीशी पकड़ा तूने? तुझे पता है बुढ़िया, ये सनातन का पवित्र जल है। तुझे छूने को किसने कहा? धक्के देकर ट्रेन से बाहर कर दूं? धक्के देके ट्रेन से बाहर कर दूं क्या तुझे? उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर बुढ़िया बिल्कुल सहम गई। उसे लगा उसने कोई पाप कर दिया हो, लेकिन फिर वह साहस जुटाकर बोली, आखिर मैंने गंगा जमुनी पवित्र जल की शीशी ही छुआ ना, जल फेंका तो नहीं। बुढ़िया के तर्क वितर्क करने पर सहसा वह चीख उठा। चुप रह बुढ़िया, एक तो अपने मन मर्जी करती है और ऊपर से मुंह लगाती हो। बुढ़िया अब ज्यादा कुछ नहीं बोली, यह सोचते हुए कि कहीं भीड़ का प्रतिकार सहना न पड़ जाए। वह दो टोकी बोल पाई, त्रिवेणी का जल तहजीब भी सिखाती है बाबू। फिर वह सहमते हुए निर्मल भाव से पूछा, आपको हमसे नफरत किस बात पर है बाबू? मेरे भिखारन पर या मुस्लिम होकर भी आपके पवित्र जल को छूने पर? धन्यवाद। बहुत बढ़िया अंत, आप बहुत बढ़िया आपने किया है। अनीता रश्मि जी इस पर अपनी टिप्पणी देंगी। बहुत अच्छी कथा, बहुत ही अच्छी लोक कथा, सामयिक भी। दो जगह सोचने की बात आई है। तो सोचने की बात युवराज प्रभाकर जी के अनुसार ही मैं कह रही हूँ, मानी जाती है। लेखकीय प्रवेश, वो बोलती है आप कैसे अंदर की बात सोच पा रहे हो, वो उनके अनुसार मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो लेखकीय प्रवेश दो जगह और दो पंच लाइन मुझे लगे बहुत अच्छा। मुझे लगा कि अच्छा यही कहानी खत्म हो जाए, इससे आगे नहीं जा रही। जिस जगह उसने बोतल रखा था और उसके बाद कुछ कहा था बुढ़िया ने, बहुत सुंदर वाक्य है वो। और उसके बाद लगा बस कहानी खत्म, इसके आगे क्यों कंक्लूजन टाइप का दे रही है। लास्ट अंत आते आते इसका और भी दूसरा रूप उतना ही तगड़ा लगा मुझे, अंत पंचलाइन। तो दो चूंकि नहीं हो सकते तो आप इसको दो लघु कथा बना। जी, मैं भी यही सोच रहा था, ये दो लघु कथा के तत्व। अभी दोनों बहुत विशेष है, दोनों पंचलाइन को छोड़ा नहीं जा सकता, इतना अच्छा लगा मुझे। जी मुझे पर्सनली तो मैं चाहती हूँ जहाँ आप इसके पहले बुढ़िया से जो कहलवाई, जिसमें वो छो के तुरंत रखी है और उसमें उसने एक लाइन जो बोला बहुत तगड़ा था, उसके आगे कोई कंक्लूजन नहीं, कुछ नहीं, उतना ही में पाठक तक पहुँच जा रही है। वो बोलते हैं कि तहजीब सिखलाया नहीं है क्या? आपने बुढ़ी से ही कहलवाया, बुढ़िया से किससे आप नफरत कर रहे, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आप एक और लघु कथा बना के सेकेंड बना दीजिए इसका हिस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। क्या था? और गंगा जमुनी तहजीब का जल। चूंकि गंगा जमुनी तो यहाँ स्थिति थी ही नहीं, यहाँ तो शुरू से नफरत की बात है। तो गंगा जमुनी तहजीब का जल बैठ रहा है। बहुत बढ़िया टिप्पणी आपने दिया है। और शुरू से ही नहीं दिखलाया, शुरुआत से ही लोग तो नफरत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राजप्रिया रानी जैसे, लेकिन अगर आप एक संदेश देना चाह रही हैं कि गंगा जमुनी का जल है, तो फिर पूरी लोगों कथा में थोड़ा उलटफेर करनी पड़ेगी, इसलिए इसका शीर्षक थोड़ा चेंज करते हैं। बहुत बढ़िया। कम से कम राजप्रिया रानी जैसी लेखिका को जो लघु कथा लिखना आरंभ की है, एक बेहतर प्रयास कर रही हैं और निश्चित तौर पर वह इस तरह की रचनाएं देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और इतनी गंभीरता से अनीता रश्मि जी समीक्षा कर रही हैं, यह कम बात नहीं है। अब मात्र 2-3 रचनाकार हैं, हालांकि समय हो चुका है और मैं अध्यक्ष महोदय से चाहूँगा यदि आप अनुमति दें तो मात्र 2-3 रचनाकार हैं, उनको मैं बुला लूँ लघु कथा के लिए। ले लीजिए। जी धन्यवाद। हमारी एक ऋचा वर्मा जी है, हालांकि अंत में वो तो धन्यवाद ज्ञापन करेंगी, वो प्रभारी रही हैं पूरे सप्ताह की। यदि ऋचा वर्मा जी मंच पर हो तो कृपया अपनी एक लघु कथा का पाठ करें। सर मैं अगली बार करूँगी। और
और क्यों लोग पढ़िए, कोई दीजिए, बात नहीं है। अगली बार रखिएगा क्योंकि प- समय भी हो रहा है और समय की पाबंदी बहुत अच्छा ठीक है, आप धन्यवाद ज्ञापक संबंधी पढ़ लीजिएगा, आप छोटी सी लोक कथा रख जी, लीजिए। जी, धन्यवाद। जी। सपना चंद्रा जी तो पढ़िए कि नहीं? सपना चंद्रा जी का हमने नाम लिया था, पता नहीं है आई कि नहीं आई है। सपना चंद्रा जी मंच पर नहीं है क्या? गीता चौबे जी आई थी, गीता चौबे गुंज जी बहुत बाद में आई थी। यदि मंच पर हो, बहुत अच्छी रचनाकार हैं, उन्होंने कई पुस्तकें भी प्रकाशित की है। यदि मंच पर हो तो कृपया आप सामने आइए। गीता चौबे गुंज जी नहीं है? चलिए, निर्मला कर्ण जी हैं, अभी मन पर उपस्थित है। निर्मला कर्ण जी आप लोक कथा सुनाइए, छोटी सी कोई लोक कथा सुनाइए। जल्दी सुनाइए, समय खत्म हो रहा है। और उसके बाद इंदु उपाध्याय जी तैयार रहेंगे। निर्मला कर्ण जी आपके माइक नहीं खुला है। यदि नेट काम नहीं कर रहा हो तो इंदु उपाध्याय जी सामने आ जाए। इंदु उपाध्याय जी। जी सर, जी बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद। आप अपनी एक लोक कथा का पाठ कीजिए। इंदु उपाध्याय जी, आज का भी आप विलम्ब से आ रही हैं, आप एक हिसाब से हमने ये जी सर। समय रखा है, आगे से सर, ध्यान साधना रखिएगा। है ना, आप मेरी साधना खत्म हुई तो आप सूरज डूब संस्था जाए। के सशक्त सदस्य हैं, समय का ध्यान रखिएगा। सर वो बात नहीं है सर, मेरी साधना चलती रहती तो वहाँ से निकल अच्छा, नहीं पाते, ठीक। इसलिए नहीं तो जुड़ते अवश्य ही। समय धन्यवाद। बदलने से थोड़ी परेशानी हो रही है। धन्यवाद। दोपहर वाले में जुड़ जाते थे, इसमें थोड़ी परेशानी हो जाती अच्छा, थी। एक लोक कथा आप इसके लिए मैं पढ़िए। क्षमा चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद, मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मंच को नमन है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है बाबूजी। किसने पहनी थी मेरी घड़ी? अरे कोई घर में है? कोई बताएगा मेरी घड़ी किसने पहनी थी? कोई तो बताओ। पिताजी की गर्जन करने वाली आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वहां से दलान तक पहुंच गए। दीवारें थर्रा गई। सभी औरतें अपने अपने कमरे में सहम गई। जो जहां थी वहीं जम गया। किसी को साहस नहीं था कि कोई बाहर आकर बताए कि बाबूजी की घड़ी छूने की हिमाकत किसने की थी। बाबूजी के आसमान को सिर पर उठाने से पहले ही दलान के भीतर की ओर से नन्हे नन्हे कदमों से नन्हे अभिनव आते दिखे। जैसे ही आंगन में वो आए, पिताजी की गरजदार आवाज उनके कानों से टकराई। अच्छा, तो आप ही हैं? क्या आपने मेरी घड़ी उठाई थी? बाबूजी ने आकाश में चमकते हुए बिजली के समान गर्जना से आवाज के नेम में कहा। अभिनव का दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो अब वो बाहर आ जाएगा। टांगे अपनी जगह खड़ा होने में असमर्थता जता रही थी। अचानक उन्होंने आग उगलती आंखों से घड़ी को उठाया और दूर फेंक दिया। झन्नाटे को चीरती घड़ी सन्नाटे के साथ कोने में जा गिरी और अपने वजूद को रोने लगी। नन्हे अभिनव की क्या दशा थी ये बताना संभव नहीं। छड़ी लेकर आओ, आज मैं तुम्हारी अच्छी मरम्मत करता हूँ, उन्होंने बालक की ओर बिना देखे ही कहा। वो नन्हे कांपते पैरों से बाहर गए और छड़ी ढूंढने लगे। दलान के बाहर आकर बालक ने नजर दौड़ाई तो पास के रखे गोबर के ढेर पर एक डंडा दिखा। अभिनव ने बड़ी सावधानी से छड़ी को निकाला, किंतु उसमें गोबर लगा था। अब क्या करे? इधर उधर नजर दौड़ाई तो पास ही एक कागज दिखा। बालक ने कागज को बड़ी सावधानी से गोबर वाले भाग पर लगाया और पिताजी के पास गए। सिर झुकाकर डंडा आगे बढ़ा दिया। पिताजी ने कहा, कागज क्यों लगाए हो? आपके हाथ में गोबर लग जाता। बहुत धन्यवाद। अनीता रश्मि जी टिप्पणी देंगी इस पर। लोगों को शायद अनजाना सा लगे इसका कथानक कि एक छड़ी इधर उधर रखने से क्यों हल्ला कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन ये सच भी है। हम इसको अद्भुत सत्य मैंने देखा है कई जगहों पे। तो सुंदर वाचन, बहुत सुंदर। और जो ये अधिकार बोध दबंग अभिभावकों का रहा है वह अभी भी कुछ जगहों पे है। इस पे इन्होंने रचना की है। एकांत बहुत शानदार है। वो जो
बढ़ाता है उनकी ओर, कागज से गोबर लग जाएंगे, वो चीज बहुत छुपती है। लेकिन बीच में मुझे लगता है कि वर्णन बहुलता है, वर्णन थोड़ा सा ज्यादा है, इसको और कसावट की आवश्यकता महसूस हुई। जी जी, मैं प्रयास करती हूँ। बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत अच्छी। मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, इसलिए बड़ा डर लगता था। तो मेरे एक चाचा ससुर थे, हम पढ़ने का रस्ते थे, लेकिन मैंने सुना था और लोगों पे रेडियो की सुई जो घुमा दिया करता था, लोग उस पे गरजते थे। धन्यवाद अनीता रश्मि जी, धन्यवाद अनीता रश्मि जी, बहुत बढ़िया टिप्पणी आपने दिया है। और अब हम समापन की ओर है और अधिक रचनाकारों को नहीं ले सकते हैं। और हम यदि अनीता रश्मि जी की निवेदन हो तो मैं अंत में अपनी एक लघु कथा पढ़कर समापन करना चाहूँगा, चूँकि बहुत अच्छी टिप्पणी दे रही है। मैं भी चाहूँगा कि भाई आपकी नज़र में मेरी एक नई लघु कथा है, कैसी है। अभी राजप्रिया रानी जी ने जिस घटना पर राजप्रिया रानी ने जो घटना पर लिखा है, लघु कथा का शीर्षक है क्षतिपूर्ति। मैं अक्सर पढ़ता नहीं हूँ, आप टिप्पणी बहुत बढ़िया दे रही हैं, मुझे लगता है मैं भी अपनी लघु कथा पर आपकी टिप्पणी ले लूँ। लघु कथा का शीर्षक है क्षतिपूर्ति। अजी सुनते हो, अखबार देखा है आपने? ऐसी क्या खबर है सुधा कि तुम सुबह सुबह इतनी बेचैन होते हुए मुझको आवाज़ लगा रही हो? अरे अखबार का मुख पृष्ठ दिखलाते हुए सुधा ने कहा, नई दिल्ली स्टेशन में भगदड़ मच गई है। कुंभ स्नान जाने वाले यात्रियों की भीड़ में 15 से अधिक लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए हैं। सुबह सुबह यह तो बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने सुधा। तुम्हें महाकुंभ ले जाने के लिए मैंने जो टिकट कटा रखा था, आज मैं उसे कैंसिल करवा दूंगा। ऐसा रिस्क नहीं लेना है मुझे, कहीं तुम्हें या मुझे कुछ हो गया तो। पूरा समाचार पढ़ते हुए सुधा ने कहा, टिकट कैंसिल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। महाकुंभ की यात्रा करने में किसी प्रकार का घाटा नहीं है सुधा। महाकुंभ स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे, और कहीं इस भीड़ की भगदड़ में हम दोनों की मृत्यु हो गई तो फिर मेरे बाल बच्चे को कौन देखेगा? उसका इंतजाम भी सरकार ने कर दिया है। पढ़ो, ठीक से अखबार पढ़ो। कुंभ यात्रा की भगदड़ में मरने वाले के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए सरकार दे रही है और घायलों को 5-5 लाख रुपया। अरे जीते जी हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके रोजगार के लिए तो कम से कम मरने के बाद तो कुछ कर जाएंगे अपने आश्रित बच्चों के लिए। ये मेरी एक लघु कथा थी। टिप्पणी के साथ मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष टिप्पणी अंत में दे अनीता रश्मि जी। क्या बात, निशब्द करती लघु कथा क्षतिपूर्ति सामयिक है। धार्मिक उन्माद को भी बताया गया है कि लोग उस चक्कर में कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं सोचते, बस एक उन्माद की तरह ये भी कथा में आई है। और मुआवजे का लालच ही नहीं कहेंगे, मजबूरी भी कहेंगे आश्रित बच्चों के लिए। तो इसको भी बहुत अच्छे ढंग से समझाई गई है। एक बात मैं वही कहूंगी, क्या बात, धन्यवाद। वो अंत जो है वो बताता है कि ये मजबूरी भी है मुआवजा लेना और लालच भी है। जी जी, बिल्कुल सही आकलन आपने किया। और मैं इसीलिए इतनी देर होने के बाद भी पढ़ना चाहा कि आपकी कम से कम टिप्पणी मिल जाए। अपने रचनाकार के नज़र में तो ओ अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने कहा वही मेरा उद्देश्य भी था। और चूँकि आप टिप्पणी इतनी बढ़िया दे रही थी कि मुझे भी लालच हुआ है कि मैं भी अपनी नई लघु कथा पर आपकी टिप्पणी ले लूँ। प्रत्येक रचनाकार की नज़र में तो अपनी रचना अच्छी होती ही है, लेकिन आपकी नज़र में क्या है। चले, मैं खड़ा उतरा। अब मैं कार्यक्रम के समापन, आप तो हर टिप्पणी देती ही रही हैं और समय भी बहुत हो चुका है। अब सीधे मैं इस सप्ताह और इस सम्मेलन के प्रभारी ऋचा वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया वे आएँ और अपनी टिप्पणी देते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करें, धन्यवाद ज्ञापन करें। ऋचा वर्मा जी। पहले तो अनीता रश्मि जी को बहुत ही उनका हार्दिक, और जयंत सर को भी बहुत ही उनका आभार कि वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं। और अनीता जी तो हमेशा ही आती हैं। और हम लोगों ने समय को थोड़ा सा पार किया है, 9:30 तक का समय था, 13 मिनट ज़्यादा। और अनीता जी ने बहुत ही संतुलित और बहुत ढंग से कमियां भी बताई और प्रोत्साहित भी किया। इन्होंने, इनकी नकारात्मकता नहीं थी, सकारात्मक ढंग से इन्होंने टिप्पणियां दी, जो कि हम सब लोग कथाकारों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इनका बहुत आभार।
मैं अपनी लघु कथा पढ़ नहीं पाई, अगले बार मैं जरूर पढ़ूंगी, और नहीं तो मैं भेजूंगी अनीता जी उस पर अपनी टिप्पणी दें, मुझे आशा है। और आप सभी का आभार। और मैं पुनः चाहूंगी कि इसी अनुशासन को थोड़ा और भी कड़ाई से पालन करते हुए 1.5 घंटे में हम अगली बार अपना कार्यक्रम खत्म करें। और सभी जो भी अपनी लघु कथा कहानियां पढ़े, उन सबका आभार। सभी की कहानियां रोचक रही, मन लगा, और चूंकि समय की पाबंदी थी तो हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना भी। सबका आभार। सर, आपका भी बहुत आभार कि आप इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। 15 दिन वाली भी योजना अच्छी लगी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा वर्मा जी, प्रभारी होते हुए आपने बहुत बढ़िया टिप्पणी दिया है। और मैं सभी रचनाकारों को बहुत बहुत एक बार पुनः अपनी ओर से बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि अंत तक कम से कम 15-20 रचनाकार हमारे मंच पर जुड़े रहे अभी तक। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमेशा तो 5-10 रचनाकार रह जाते थे। तो हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई सर। धन्यवाद। और इसी तरह यह तो आपका सहयोग से यह सफल हुआ कार्यक्रम। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। आपके अथक प्रयास और ये एक तरह से मील का पत्थर है सर, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, और लगातार आपको सफलता मिल रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप बहुत आगे जाएं सर। जी धन्यवाद। आप लोग का सहयोग मिलता रहे। आप लोग को होली कल गुजर गया। होली की सभी को एक साथ हम शुभकामनाएं भी दे रहे अपनी संस्था की ओर से। और यह 2-3 सूचना के साथ 2-3 सूचनाओं के साथ अब कार्यक्रम का अंत कर रहे हैं। 2-3 सूचनाओं के साथ जो मैंने दिया था कि आप लोग अपनी तस्वीर जरूर आज डाल दीजिएगा अवसर साहित्य यात्रा के पेज पर। और यह नहीं सोचिए मेरे पास तस्वीर होगा, मेरे पास बहुत मैटर भर जाता है और डिलीट हो जाते हैं। तो आप तस्वीर डाल दीजिए, जिसकी तस्वीर आएगी उसी को हम लगा पाएंगे। दूसरी बात कि जितने लोग हैं वे अनुशासन का जो पालन करें। हम हर सप्ताह पाठशाला जो चलाते हैं, तो कल से हमारा आरंभ होगा, सोमवार से आरंभ होगा कविता सप्ताह चलेगा। इसके लिए जो अध्यक्ष बनना चाहें, खुला मंच है, आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी इसकी अध्यक्षता करना चाहें, हम उसका स्वागत करते हैं। 2 सूचना। तीसरा कि हम इस बीच में हम एक कार्यक्रम जो बीच में गैप कर दिया है, 15 दिन में आप लोग से मिल रहे हैं। लेकिन जैसा हमने कहा कि हमने जो पहले सिद्धेश्वर की डायरी करके एक हम चलाते थे, तो वह चूँकि उसमें आपको अलग से कोई समय नहीं देना है। जब आपको फुर्सत मिले, YouTube चैनल पर प्रत्येक सोमवार को 12 बजे हम उस पर लोड करते हैं। आप उस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको ही फायदा होगा। उसमें हम पत्रिकाओं का परिचय देते हैं, नई पुस्तकों की जानकारी देते हैं, गंभीर समय पर हम चर्चा करते हैं, आमने सामने के तहत छोटी सी भेंट वार्ता प्रस्तुत करते हैं। तो आप उसे देखेंगे तो आपको साहित्य का लाभ ही मिलेगा। तो वह भी आप सोमवार को देख सकती हैं। इसके साथ आपको बहुत बहुत विदा कर रहे हैं कि हम अब अगले महीना के प्रथम सप्ताह में हेलो फेसबुक चित्रकला और कवि सम्मेलन के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार। अनीता दीदी विशेष रूप से धन्यवाद, बहुत अच्छी समीक्षा करी। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी मंच को सादर नमन, सबों को नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। अनीता रश्मि जी तो इस मंच की प्राण है। किसी ने लिखा है कि उनकी कहानी को समीक्षा नहीं, उनकी कहानी की समीक्षा नहीं हुई है सर। किनकी? नहीं, सबों की हो गई। वो तो सबकी की गई, वो सुन पाए नहीं होंगे। मुझे प्रक्रिया नहीं। अच्छा नहीं, ये लिखा है मुझे प्रक्रिया मालूम नहीं थी। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से हम लोग रहेंगे। नहीं तो एक भी रचनाकार को हम लोग छोड़ने की कोशिश किया, उनकी इजाज़त थी, इसलिए हम 12-13 मिनट बढ़ गए। नहीं तो अध्यक्ष के निर्भर लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं इसमें मैसेज बॉक्स में कि बहुत बढ़िया आयोजन था, संचालन और सरगर्भित समीक्षा है। मुझे प्रक्रिया मालूम नहीं थी। सूची में नाम शामिल करने हैं तो कृपया पूर्व में बनाई सूची में जोड़ा गया। हाँ। मेरा नाम संशोधित कर दीजिए, हटा दीजिए, अन्य सूची में नाम जुड़ गया था। तो सूची से कोई मतलब नहीं है। मैं तो पहले कहता हूँ कि नाम देने से नहीं होता। बहुत सारे लोग नाम देते हैं, अब आते ही नहीं है। जो आदमी जिस तरह से जुड़ता है, सबसे पहले जो आज के कार्यक्रम में जुड़ते हैं 8 बजे ठीक, उसी क्रम से हम लोग बुलाते हैं। धन्यवाद। हाँ, हम ही कितनी बार जुड़े हैं लेकिन नहीं आ पाए हैं। जी नाम देते हैं लेकिन आज नहीं। तो फिर भी वो हमारे वो तो अध्यक्ष महोदय की आज कृपा थी कि और 4-5 लोग आ गए, नहीं तो 3-4 लोग को गैप हो जाते। आ गए हम भी। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। नमस्कार।